हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं। और इसमें जो है हम लोगों का ये राजन सीरीज जो है चल रहा है। और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी हो गया, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 9 है। और इसमें जो है हम लोग 20 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में समाप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 21 नंबर से जो है करने वाले हैं। और इसके पहले अगर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो है आप लोगों को एक साथ इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट। वहाँ पे आप सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि कर्मधारय समास उदाहरण सहित लिखिए, यानी कर्मधारय समास को लिखना है और उसके जो है उदाहरण को जो है समझाना है, यानी स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है 2020 में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में जो उत्तर पद होता है, इसमें दो पद होते हैं समास में। उत्तर पद जो होता है, लेकिन पहला पद जो है विशेष हुआ पद एवं दूसरा पद जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। जैसे फर्स्ट पद हो गया और सेकंड पद हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि लेकिन पहला पद जो है विशेषण, ये जो है विशेषण होता है, विशेषण। और उसके बाद में दूसरा पद जो है ये संज्ञा होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि नील कमल, मतलब नीला और कमल। यहाँ पे कमल आपका क्या होगा? ये संज्ञा होगा, लेकिन ये जो है ये विशेषण होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे चंद्रमुखी हो गया, चंद्रमा के समान मुख वाले। और महान पुरुष हो गया, महान है जो पुरुष। ये सभी जो है कर्मधारय समास के जो है एग्जाम्पल होते हैं। पीताम्बर हो गया, पीला अंबर, अंबर मतलब नाउन हो गया, यहाँ पे संज्ञा हो गया। और पीला जो है आपका विशेषण हो गया। उसके बाद में लौह पुरुष हो गया, लोहे जैसा शक्तिशाली पुरुष, या नील कमल हो गया, नीला कमल हो गया। ठीक है। इस समास में कभी कभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम पहले भी आ सकते हैं। ठीक है। विशेष जो है ये पहले भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुख चंद्र हो गया, मुख रूपी चंद्र। इसमें क्या कह रहा है कि इस समास में जो है कभी कभी विशेष पहले भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मुख रूपी चंद्रमा, तो मुख रूपी ये विशेष हो गया, यानी चंद्र। उसके बाद में है घनश्याम, घन के समान जो है श्याम। चरण कमल हो गया, कमल के समान चरण। देह लता हो गया, लता के समान शरीर। और नील गणन हो गया, यहाँ पे नील गणन है, इसका हो जाएगा नीला गगन, नील गगन। ये गगन होगा, यहाँ पे गगन सही है। ठीक है। नीला गगन हो गया। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है। उदाहरण इसको देकर जो है स्पष्ट करना। तो संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव, गुण आदि के नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें एक एक करके, तो जैसे ये प्राणी हो गया, प्राणी मीन्स हो गया जैसे राम, कृष्ण और राधा, हाथी, कोयल, तोता आदि, ये सभी जो है प्राणी के अंतर्गत आएंगे। और इसी प्रकार से स्थान के अंतर्गत, वस्तु के अंतर्गत, भाव और गुण के अंतर्गत। भाव में अगर देखें तो कड़वाहट हो गया, साहस हो गया, मिठास हो गया, पराक्रम हो गया, धैर्य, बुढ़ापा, बचपन। ये सभी जो है ये भाव प्रकट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है संज्ञा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। इस क्लास को जो है फास्ट कर रहे हैं क्योंकि जो है आप लोगों का एग्जाम जो है नजदीकी आ गया है। उसके बाद में 23 नंबर में क्या दे रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सही लिखिए। तो संबंधवाचक सर्वनाम को हम देखते हैं, यानी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को जो का प्रयोग किया जाता है उनको जो है संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हो गया, सो हो गया, जैसे, वैसे, जिस, तिस, जिन, ये सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो जागता है वह पाता है। ठीक है। जो सोता है वह खोता है। इन वाक्यों में जो है और जिसका है। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। उसके बाद में 24 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि वाक्य किसे कहते हैं?
तो वाक्य क्या होता है कि दो अथवा दो से अधिक सार्थक समूह को जो है जिसका अर्थ जो है पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके वही उसी को जो है वाक्य कहते हैं। उसके बाद में हम 25 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के जो है दो दो पर्यायवाची लिखे हैं। तो उपकार का यहाँ पे अनुग्रह हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। अनुपम का अंगूठा हो जाएगा और अनोखा हो जाएगा। उपेक्षा का उपहास और तिरस्कार हो जाएगा। खग का जो है चिड़िया और पक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 26 नंबर में क्या दिया है कि विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय होता है? मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्दों के जो है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द या विपरीत शब्द क्या होता है कि विलोम शब्द जो है विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को जो है विलोम शब्द कहते हैं। ये शब्दों के युग में ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मुक्ति का बंधन हो गया, लौकिक का अलौकिक, वादी का प्रतिवादी, संयोग का वियोग हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है यहाँ पे 27 नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि पत्र लिखते समय किन किन बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कोई लेटर या पत्र लिखते हैं किसी को, ठीक है, यानी औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। तो वर्तमान युग में तकनीकी का युग हुआ है, तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी जो है आवश्यक होता है। पत्र लेखन एक कला होती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है परिचित नहीं हो। प्राचीन काल में पत्रों द्वारा ही संवाद स्थापित किया जाता था और पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेलजोल हो जाता था। दूरभाष पर अपनी बात जो है विस्तार से जो है नहीं कही जा सकती थी और ना ही किसी भ्रांति का स्पष्टीकरण दे सकते हैं, या केवल पात्र के माध्यम से ही संभव था। ठीक है, या केवल पत्र के माध्यम से ही जो है संभव था। तो अगर वर्तमान समय में देखें तो आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल से आप लोग टेक्स्ट मैसेज कर दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, इंस्टा कर दे रहे हैं। तो ये सभी वर्तमान युग के हैं, लेकिन पहले की अगर बात करें तो उसमें जो है ये सब नहीं होता था। ठीक है, मिलना जुलना यानी किसी से मिलना होता था, यानी दूरभाष करना होता था, कम्युनिकेशन यानी संवाद स्थापित करना होता था, तो पत्रों के माध्यम से जो है किया जाता था। तो आप लोगों ने देखा कि पत्र लिखते समय किन किन बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में हम 28 नंबर की बात करते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं कि इन्हीं तीन समास के जो है नाम लिखना है और एक एक एग्जाम्पल लिखना है। तो समस्त या समासिक पद को जो है पुनः पृथक पृथक करके जो है विभक्ति चिन्हों आदि सहित दर्शाने की प्रक्रिया को जो है समास विग्रह कहते हैं। जैसे कोई समास हो गया, जब जब उसको जो है पृथक पृथक मतलब अलग अलग करके जो है विभक्ति चिन्हों द्वारा हम दर्शाते हैं तो उसको जो है समास विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब अलग कर देना, ठीक है, शब्दों को। जैसे हो गया गंगा का जल विग्रह होगा कि गंगा का जल। ठीक है, ये जो है गंगा का विग्रह क्या होगा, गंगा जल का। यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना का जो है ये समास विग्रह क्या होगा, गंगा का जल। गंगा और जल को जो है अलग अलग कर दिए, यहाँ पे ये चिन्ह लगा दिए। ठीक है, उसके बाद में अव्ययी भाव समास का उदाहरण हम देखते हैं। तो यथा शक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण देखें तो जन प्रिय का समास विग्रह होगा जन को प्रिय। ठीक है, जन प्रिय जो होता है इसका समास विग्रह होगा जन प्रिय का। और यथाशक्ति का क्या होगा, शक्ति के अनुसार। जन प्रिय का होगा जन जन को प्रिय। और नीलकंठ का क्या होगा आपका, नीला है कंठ जिसका शिव। ठीक है, नीला है कंठ जिसका शिव। उसके बाद में हम देखते हैं 29 नंबर में दिया है कि भूतकाल एवं भविष्यकाल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। भूतकाल और भविष्यकाल के उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो भूतकाल वो होता है जो बीत जाता है और भविष्यकाल वो होता है जो आने वाला होता है। तो भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से अतीत के कार्य के पूर्ण होने का जो है बोध होता है उसको भूतकाल कहते हैं। और जैसे यहाँ पे हो गया प्रिया विद्यालय से चली गई, यानी विद्यालय से चली गई, ये भूतकाल हो गया। इस वाक्य में जो है चली गई भूतकाल क्रिया है, इससे ज्ञात होता है कि विद्यालय से जाने की क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है। और क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में, यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले समय में पूरा होगा, उसे जो है हम लोग भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल जयपुर से मेरा भाई आएगा, इस वाक्य में आएगा जो है भविष्य काल की क्रिया है और इससे ज्ञात होता है कि वह कल आने वाला है। 30 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम उसी को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसके उदाहरण सहित लिखिए। जैसे राम घर जाता है तो वहां पे राम के स्थान पर हम वह कर देंगे कि वह घर जाता है।
यहाँ पे हम आप ये सभी जो है आपके ये सर्वनाम है। विराम चिन्ह क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह भी जो है दर्शाना है। तो विराम चिन्ह जो है आपके 12 प्रकार से होते हैं। अब इसको जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन सा चिन्ह क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, और उसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, इकहारा अवतरण चिन्ह हो गया, दोहरा अवतरण यहाँ पे एक एक रहता है, इकहारा हो गया इस प्रकार से, ठीक है। और दोहरा में इस प्रकार से रहता है, इसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। निर्देशन चिन्ह ये थोड़ा बड़ा होता है, ये मिला रहता है, ठीक है। और संयोजन में जो है एक छोटा सा रहता है। उसके बाद में लोप निर्देशक चिन्ह होता है, कहीं पे लोप हो जाए। और उसके बाद में हंसपाद होता है कि हंसपाद जैसे समास, यहाँ पे अगर बहुव्रीहि समास के यहाँ पे समास नहीं लिखे हैं तो अगर इस प्रकार से लगा देते तो इसे हंसपद कहते हैं। ये चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। और वितरण चिन्ह, यहाँ पे जैसे कोई किसी चीज के बारे में जो है व्यक्त किया जाए तो उसे वितरण चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे 12 प्रकार के जो है हम लोग विराम चिन्हों को देखें। अब हम लोग 32 नंबर देखते हैं कि समास किसे कहते हैं, और बहुव्रीहि समास के दो जो है उदाहरण लिखिए। तो समास क्या होता है, समास दो या दो से अधिक शब्दों के जो है परस्पर मेल को जो है समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, अब मेल कर दिए हम तो माता पिता हो गया। भाई बहन हो गया, घर संसार हो गया। समास की परिभाषा दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलने से बना संक्षिप्त पद जो होता है उसी को सामासिक पद कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है उसको जो है हम लोग समास कहते हैं, ठीक है। अब बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं। बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जहाँ पे दोनों पदों की जो है प्रधानता ना होकर किसी तीसरे अन्य पद की जो है प्रधानता होती है, उसको जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण में देखें, जैसे लंबोदर लंबा उदर में ना तो जो है लंबा प्रधान है और ना ही जो है उदर की प्रधानता है। इसका अर्थ होता है गणेश, जो अन्य पद है, ठीक है। इसका अर्थ होता है गणेश। इसका विग्रह इस प्रकार से होगा, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अतः बहुव्रीहि समाज आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि जिसमें जो है पहला या दूसरा पद प्रधान नहीं, किसी तीसरे प्रधान पद की जो है प्रधानता होती है, उसी को जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे चतुरानन यहाँ है, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो यहाँ पे किसी तीसरे की बात किया जा रहा है, तो इस प्रकार से जो है बहुव्रीहि समास होगा। अब हम देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या आयु चिन्ह आदि चिन्ह का जो है प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह यहाँ पे होगा, योजक चिन्ह आदि चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस प्रकार से चिन्ह होता है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि मन के भाव को, भाव जैसे हो गया शोक हो गया, शोक हो गया, भय हो गया, घृणा, आश्चर्य आदि को जो है प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हाय यह क्या हो गया, अरे क्या तुम आए, छी तुम तो बहुत गंदे व्यक्ति हो, वाह कितनी सुंदर कार है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के अभाव में वाक्य को जो है प्रश्नवाचक नहीं माना जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह के अभाव में जो है इसको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी शब्द युग में तुलना करने वाले शब्दों के साथ जो योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे माता पिता हो गया, ठीक है, तुलना करने के लिए जहाँ पे लगाया जाता है। जैसे सुख दुख हो गया, रात दिन हो गया, आजकल, थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा। तो ये योजक चिन्ह आपने देखा। उसके बाद में उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हमने बताया कि दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो इकहारा उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से, और एक होता है दोहरा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहना चाहिए। तो अंतर्गत जो है इस पर ये जो इकहारा उद्धरण चिन्ह होता है, इसका प्रयोग जो है वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द के विशेष व्यक्ति वस्तु या नाम के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक पर्सन ऑब्जेक्ट नाम के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण है, यहाँ पे देख सकते हैं इकहारा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार की अगर दोहरा उदाहरण की बात करें तो इसमें जो है जैसे किसी के कथन को जो है व्यक्त करने के लिए ये दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, हमने नहीं कहा, किसी के कथन को व्यक्त करने के लिए जो है दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो यहाँ पे जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाएगा। पिताजी ने कुशल से कहा कि बेटा हमेशा समय का पालन करना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं इस वाक्य में। तो इस प्रकार से इकहारा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में जो लाघव चिन्ह होता है इसका प्रयोग जो है
संक्षेपक के रूप में किया जाता है, यानी संक्षिप्त रूप प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित है, पंडित को इस प्रकार से आप संक्षेप में लिख सकते हैं। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है। और प्राइवेट लिमिटेड यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक लिमिटेड और टेलीविजन टीवी इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका लाघव चिन्ह जो होता है, इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग आप जो है संक्षेप के लिए जो है कर सकते हैं। उसके बाद में हम 34 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। जब हम किसी चीज को या किसी सब्जेक्ट को लिखते हैं तो आंख आंख और कागज के बीच में, यानी पुस्तक के बीच में कितनी दूरी जो है रहनी चाहिए, इसको बताना है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है 12 इंच की दूरी रहनी चाहिए। यानी लिखते पढ़ने के लिए कार्य को जो है अधिक निकटता से जो है करने से आंखों की रोशनी पर जो है प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के मध्य मध्य जो है 12 इंच का जो है फासला होना चाहिए, 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। लिखते समय बच्चों को जो है कागज से अधिक दूरी बनाए रखने के लिए जो है कुर्सी या लिखने के मेज का प्रयोग करना चाहिए। कुर्सी या लिखने के मेज का प्रयोग करना चाहिए, या किसी अन्य वस्तु को जो है मेज या स्टूल का रूप जो है दिया जा सकता है। लिखते समय कागज की स्थिति, लिखने की ढंग और लिखाई के प्रकार, कागज पकड़ने का ढंग और बाएं हाथ का उपयोग आदि सभी बातों का जो है ध्यान देना चाहिए। लिखते समय छात्रों को जो है सीधा और संतुलित बैठना चाहिए। जब कुर्सी पे बैठते हैं तो ठीक प्रकार से जो है बैठना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो है थकान महसूस नहीं होगी। उसके बाद में लिखते समय जांग सीधी, नीचे का भाग जो है लंबरूप और पैर जो है फर्श पर टिकी होनी चाहिए। और शुरू में जो है बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखना सिखाना चाहिए। बच्चों को सदैव सीधा लिखाना चाहिए, यानी सीधा लिखाना चाहिए। और तिरछे लिखने से जो है कंधे की बनावट पर प्रभाव पड़ता है जब बच्चे तिरछे लिखते हैं। लिखने हैं तो सीधी लिखावट सबसे अच्छी लिखावट जो है मानी जाती है, क्योंकि इस लिखावट में बच्चों का जो है आसन जो है ठीक रहता है, और यह लेख अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट और पठनीय जो है होता है। इसमें आंखों पर जो है जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि शब्द जो है दोनों आंखों से समान दूरी पर होते हैं। बालक इस लिखावट को कुर्सी पर सीधा बैठकर एवं कागज को जो है मेज के किनारे में समांतर जो है रखकर लिखता है। लिखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर बाएं हाथ से जो है कागज को सीधा किया जाए, तथा बाएं हाथ का प्रयोग जो है कागज को ऊपर नीचे जो है खिसकाने के लिए, पलटने के लिए जो है करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब आप लोग पढ़ाई करते हैं उस समय जो है लिखने के लिए किस क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस होता है। यानी शरीर को ठीक प्रकार से बैठकर और बाएं हाथ का प्रयोग से कागज को जो है सीधा किया जा सकता है, दाहिने हाथ से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि जो है किस प्रकार से लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में दिया है कि समासिक पद किसे कहते हैं। तो समासिक पद में जो है दोनों पदों में समास होता है। जिन दो पदों में समास होता है वह जो है समासिक पद कहलाते हैं, यानी दोनों पदों में समास होता है। इसके लिए समास को जो है समझना जरूरी है। तो समाप का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। दो या तीन शब्दों को जो है मिलाकर करना ही जो है समास कहलाता है। और समास विग्रह क्या कहलाता है कि समास के पदों को जो है अलग अलग पृथक करना, ये समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे विद्यालय हो गया, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि जो है ये समासिक पद होते हैं, जिनका जो है हम दो दो पदों में से समास होता है। मतलब इनको जो है हम समास विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। और जिसका जो पद होता है उसे समासिक पद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से रोग से पीड़ित शब्द समास होने के संक्षिप्त होकर जो है रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में जो है कोई बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो है बने शब्द को जो है समास कहते हैं। समास होने पर परस्पर जो है मिले हुए पद जो होते हैं उसको जो है समासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। और समासिक पद को जो है अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसे समास कहते हैं। जैसे मेघनाद का विग्रह हुआ है, मेघ के समान नाद नाद है जिसका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यय और उपसर्ग ही जो है इसी की भांति होते हैं। अब हम देखते हैं 36 नंबर। हम लोगों ने देखा समास के बारे में, अब देखते हैं 36 नंबर। यहाँ पे दिया है कि मौन वाचन की जो है कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, और इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो मौन वाचन जो है बहुत अधिक उपयोगी होता है। मौन वाचन की आवश्यकता के विषय में जो है जो कुछ भी कहा गया है उसके आधार पर मौन वाचन के उद्देश्य जो है सरलता से निश्चित निश्चित किए जा सकते हैं। ये उद्देश्य होंगे, जैसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जो मौन वाचन के लिए उद्देश्य होने चाहिए। छात्रों को जो है अधिक से अधिक विषय पर आत्मसात जो है करना चाहिए। ठीक है,
आत्मसात करना चाहिए और छात्रों द्वारा किसी बात को जो है स्वयं समझने के लिए जो है उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उनकी चिंतन और तर्क शक्ति का जो है विकास करने का जो है प्रयत्न करना चाहिए। कक्षा में अन्य छात्रों के व्यवधान पहुंचाए बिना अपनी ही जो है क्षमता एवं योग्यता अनुसार छात्रों के पाठ्यांश को समझने के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। छात्रों द्वारा अवकाश के क्षणों का जो है ठीक प्रकार से जो है उपयोग करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए और छात्रों द्वारा विषय वस्तु को गहनता से जो है समझने के लिए जो है उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो हमने देखा कि जो है यहाँ पे क्या हमने देखा कि जो है किस प्रकार से मौन वाचन के जो उद्देश्य थे उसको हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कहानी का क्या महत्व होता है, कहानी को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसके महत्व के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहानी के महत्व के बारे में अगर हम देखें तो कहानी गद्य साहित्य की जो है सबसे अधिक प्रिय विधा होती है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही जो है कहानी कथन शिक्षा एवं मनोरंजन का जो है महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अतः कहानी कहानी की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन। भारतवर्ष में जो है पौराणिक रूप से जो है कई कहानियां इतिहास में अमर हो गई है। जैसे बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, पंचतंत्र आदि जो है अन्य ऐतिहासिक ये पुरुष महावीर, कौटिल्य, अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त आदि की कहानियां जो है रोचक और शिक्षाप्रद रही है। तो ये सभी जो है कहानी का महत्व है। कहानी जो है पहले से ही जो है प्रसिद्ध है और उसका प्रयोग जो है मनोरंजन के लिए किया जाता था और कहानी कथन शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इनमें जैसे कहानियां हो गई बृहत कथा मंजरी, ये सभी है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में जो है भित्ति चित्र तथा साहित्य इस बात से जो है साक्षी है कि भारतवर्ष में वैदिक काल से ही जो है कहानियां कथन जो है विकसित हो चुकी थी, जो क्रमशः विकसित होती चली गई। भाषा भाषा के साथ साथ जो है अन्य विषय में भी जो है इस कला का प्रयोग होने लगा और कहानी के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानने से पूर्व जो है विभिन्न कहानीकारों की परिभाषाओं को जो है जानना अत्यंत होता है। तो कौन किस प्रकार से अनुसार कहानी की परिभाषा क्या दी है, तो रायबन कहानी के परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं कि प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह अच्छा कहानी सुनाने वाला जो है बन जाए। यानी जो टीचर है वो उसको उसके अंदर इतनी क्षमता रहनी चाहिए कि वो ठीक प्रकार से बच्चों को कहानी बता सके। किसी भी निपुण शिक्षक को यह कोई बात इतनी सहायता नहीं होती है जितनी की कहानी सुनाने की निपुणता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि अतः कहानी के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कहानी का महत्व जो है बहुत होता है। उसके बाद में सास्वर और मौन वाचन में क्या अंतर होता है इसको स्पष्ट करना है। तो हम देखते हैं कि वाचन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित भाषा में ध्वनियोक्ति वाचन को सस्वर वाचन एवं ध्वनि रहित वाचन को जो है मौन वाचन कहते हैं, जिसमें हम शांत होकर पढ़ते हैं, जिसमें ध्वनि नहीं निकलती है उसे मौन वाचन कहते हैं। लेकिन सस्वर वाचन कहते हैं जिसमें हम पढ़ते भी हैं और ध्वनि भी निकलती है। ठीक है, तो सस्वर वाचन जो है दो प्रकार के से किया जा सकता है। पहला की बात करें तो एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे बालक द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का जो है वाचन अथवा पद्यांश का पाठ करना। दूसरे प्रकार के सस्वर वाचन की हम बात करते हैं तो सस्वर वाचन वह होता है जिसमें जो है बहुत से बालक किसी भी लिखित भाषा को एक साथ जो है पढ़े अथवा बोले। जैसे हो गया राष्ट्रगान को बालक द्वारा एक साथ जो है मिलकर बोलना। और पहले प्रकार के वाचन को जो है व्यक्तिगत कहते हैं तथा दूसरे प्रकार के वाचन को सामूहिक या संवेद वाचन यानी कलेक्टिव रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 39 नंबर में क्या दिया है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है, ठीक है, उपसर्ग क्या होता है कि आरंभ में जोड़कर किसी शब्द के जो है ये आरंभ में जुड़ता है और अर्थ को जो है परिवर्तित कर देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी उपसर्ग है। आ है, ये मूल शब्द हो गया आपका मर। मर हो गया, अगर यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं इसके पहले तो अमर ये हो गया आपका। उसके बाद में अति और कर्मण हो गया, अतिकर्मण हो जाएगा। मुच्छा हो गया, गलमुच्छा हो गया, ना प्लस खून हो जाएगा, ये नाखून हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है पू प्लस तली, ये पुतली हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो शब्दों के अर्थ सब मूल शब्द के पहले लगकर उसके भाव को जो है बदल देते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखना है तो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो है विशेषता बताते हैं उसी को जो है विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण धोनी सफल बल्लेबाज है, धोनी जो है सफल बल्लेबाज है। मोदी जी कुशल जो है प्रशासक है। अब इसमें जो है सफल आपका हो गया और उसके बाद में यहाँ पे कुशल प्रशासक, सफल बल्लेबाज, बल्लेबाज कैसा है, सफल है। यहाँ बल्लेबाज जो है सफल है। तो जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसको जो है विशेषण कहते हैं। उसके बाद में मोदी जी कुशल प्रशासक हैं तो मोदी जी
कैसा प्रशासक है? कुशल प्रशासक है, ठीक है? यहाँ पे दिया है कि सफल और कुशल जो है ये विशेषण होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इसके बाद जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट इसके अलावा भी नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसके बाद में अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो है इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में करेंगे और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और जल्द ही जो है हिंदी का कंप्लीट मैराथन भी आने वाला है, बस आप लोग शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 10 के बारे में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।